Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now let's start the session. आज के सेशन की अगर हम बात करें या आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ना, today is 24th of April 90 sorry not 1973. Today is 24th of April 2026 and 24th of April Indian legal jurisprudence में एक बहुत ही relevant date है because this is the date on which the judgment of Kesavananda Bharati versus State of Kerala was actually announced or pronounced by the Supreme Court of India, which eventually gave the doctrine of basic structure of the Indian Constitution, जो आज डेट तक relevant है for the purposes of protection and proper implementation of the Constitution of India. ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस एग्जैक्टली था क्या, क्यों वहां पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बार बार डिस्कस किया जाता है, एंड अलोंग विद दैट हो क्या रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये डिबेट इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एंड सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती से पहले किस तरीके के जजमेंट दिए थे इस एंटायर इशू में, एंड फाइनली आज की डेट में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन की रेलेवेंस क्या है. ठीक है, तो चल let's start with the session, and today we'll be discussing about Kesavananda Bharati versus State of Kerala, the judgment that limited the judgment that limited the parliament's power, because the primary question in this case was that can parliament change everything in the constitution, क्या parliament constitution में सब कुछ बदल सकता है, and this 7:6 decision changed India and the Indian constitution for forever. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के बारे में समझने से पहले ना, let's just discuss about few important articles of the Constitution of India. One is Article 13. Article 13 basically says that any law that violates fundamental right is to that extent void. ठीक है, Article 13 simply talks about laws in derogation with or inconsistent with fundamental rights, and according to this article, any law that is inconsistent with the fundamental rights shall, to the extent of such inconsistency, be void. जिस एक्सटेंट तक आपका लॉ वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उस एक्सटेंट तक आपका लॉ void माना जाएगा. दिस इज आर्टिकल 13, और यही आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर भी देता है. ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है ना, दैट इज पार्ट 4, which talks about directive principles of state policy. ठीक है, स्टेट के लिए कुछ गाइडलाइंस क्रिएट की गई बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट इज सपोज टू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज फॉर द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री. उसी पार्ट को हम डीपीएसपी कहते हैं, एंड डीपीएसपी में एक आर्टिकल 39 है which impose the duty upon the state कि स्टेट को इंश्योर करना है that there is equitable distribution equitable distribution of material resources of the community, and स्टेट को ये चीज भी इंश्योर करनी है that there is no concentration of wealth. There is no concentration of wealth. ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस एंटायर डिबेट से रिलेटेड, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 39, एंड अलोंग विद दैट द नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, सो आर्टिकल 19(1)(f and आर्टिकल 31 of the Constitution of India provided for right to right to property as a fundamental right. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 के अंडर हमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, एंड जो चौथा आर्टिकल इस एंटायर इशू में इन्वॉल्व है, दैट इज आर्टिकल 368 of the constitution, which talks about the amendment power of the parliament. ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, जस्ट सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट करने की बात आती है
तो इज गिवन अमेंडमेंट की पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट द पावर एंड प्रोसेस एंड पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें किसी तरीके का कोई लिमिटेशन गिवन नहीं है कि किन चीजों को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, किन चीजों को अमेंड नहीं कर सकती है। इस तरीके का कोई लिमिटेशन वहां पर गिवन नहीं है। ठीक है, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि क्यों हमें ये सारे केसेस देखने के लिए मिलेंगे अभी वन बाय वन। तो केशवानंद भारती जजमेंट की अगर केस की बात करें, सो इट वाज 13 जजेस ऑन द बेंच, द लार्जेस्ट इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री। आज तक इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी। केशवानंद भारती का जजमेंट 13 जजेस की बेंच से आया। आफ्टर 68 days of hearing spanning 6 exhaustive months, 68 days तक ये केस डिस्कस हुआ इन द पार्लियामेंट ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्ग्यूमेंट चलते रहे पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की साइड से। टोटल 6 महीने तक यहाँ पर हियरिंग चलती है and majority verdict came with a razor thin margin that altered the course of our history। 7:6 की मेजोरिटी से आया। अगर एक जज भी इधर से उधर होते, ठीक है, एक एक ओपिनियन भी अगर इधर से उधर होता, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का हाल कुछ और हो। ठीक, बट इस केस की अगर हम बात करें, सो द प्रोटैगनिस्ट इन दिस केस वाज श्री केशवानंद भारती, ठीक है, हु वाज द हेड ऑफ द एडनीर मठ व्हिच वाज वन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, केशवानंद भारती एक मठ के मठाधीश थे। ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ दैट मठ, हेड थे वो। हुआ क्या पूरा का पूरा इशू, केरला में एक एक्ट पास हुआ 1963 में, द केरला केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट दैट लिमिटेड लैंड ओनरशिप। एंड इस एक्ट को यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट ने उनकी मठ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस दिस एक्विजिशन। फिर केशवानंद भारती जी ने इस एक्विजिशन को चैलेंज किया एंड द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि जिस प्राइमरी ग्राउंड पे उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया, दैट वाज अबाउट द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। बट ये पूरा का पूरा इशू क्या था, अब इस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गवर्नमेंट या कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स का कहना ये था कि भाई आजादी सबको मिलेगी। ठीक है, आजादी सबके लिए है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। यस और नो? आज भी हमारा मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन अग्रेरियन सेक्टर ओनली। तब भी अग्रेरियन इकोनॉमी ही हम हुआ करते थे। अब अग्रेरियन इकोनॉमी में व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? दैट इज लैंड। ठीक है, लैंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। अब स्टेट ने इनिशियली क्या डिसाइड किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी कंट्री में जो लैंड रेवेन्यू कोड के सिस्टम्स चला करते थे या लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स जो यूज होते थे ना, जैसे रेतवारी, महलवारी या जमींदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इगैलिटेरियन नहीं थे। ये सारे सिस्टम उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। और इन सिस्टम्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो निकल कर आया हमारी कंट्री के अंदर, वो था कि लैंडलेस लेबरर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। देयर वर फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, एंड देयर वर मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस जो कि उसी लैंड पे बिना किसी ओनरशिप के सिर्फ काम कर रहे थे, जिनको हमने लैंडलेस लेबरर बुलाया। अब जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इन सबके वेलफेयर के लिए अब काम करना शुरू करना है, सो द गवर्नमेंट केम अप विद द प्लान ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स या लैंड रिफॉर्म सिस्टम। रिफॉर्म्स के लिए क्या किया गया, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स आए, ठीक है, एंड लैंड सीलिंग एक्ट्स पास किए गए जमींदारी के सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और लैंड सीलिंग लाने के लिए। अलग अलग स्टेट्स में लॉज बनना शुरू हुए। बट जैसे ही वो लॉज बनना शुरू हुए तो उन लॉज को चैलेंज कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उन लॉज को चैलेंज कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कि आप लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी अबॉलिश करके आप हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो। अब राइट टू प्रॉपर्टी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो गवर्नमेंट का ये जो इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मेजर स्टेप था, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन था, वो बीच में राइट टू प्रॉपर्टी के ग्राउंड पर चैलेंज होता हुआ चला गया। अब जब राइट टू प्रॉपर्टी के ग्राउंड पर चैलेंज हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने फिर एक आइडिया लगाया। उन्होंने आर्टिकल 368 की पावर को यूटिलाइज करते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 पास किया, जिसके थ्रू दे एडेड नाइन्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और नाइन्थ शेड्यूल का प्राइमरी फंक्शन यही था
कि लॉज को टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर भी रहा हो, लाइक 14 और 19 एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो भी उस लॉ को 14, 19, 31, तो भी उस लॉ को आप फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड मतलब वायलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज ना कर पाओ। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन अ वे पार्लियामेंट ने आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक तरीके से चेंज लाने की कोशिश की। And that first Constitution Amendment Act was challenged in the case of Shankari Prasad versus Union of India in the year 1951. हम 73 तक पहुंचे कैसे, हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस वहां पर जो आया, दैट वाज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1951, एंड यहां पर the pendulum actually swings to the state and parliament is given an absolute power to amend the constitution of India. सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एज वेल। तो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर उनको दे दी गई। सिचुएशन लेकिन चेंज हुई 1967 में आकर, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का वो केस था, एंड द पेंडुलम स्विंग्स बैक टू द सिटीजन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स एट ऑल। ये चीज गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पार्लियामेंट कैनॉट टच और कैनॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को किसी तरीके से इन्फ्रिंज कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो या चेंज कर रहे हो यूजिंग आर्टिकल 368, so that thing will not be permissible by virtue of article 13 of the constitution. पार्लियामेंट ने उसके उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ अमेंडमेंट्स पास किए, लाइक 24th अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 24th अमेंडमेंट के थ्रू द पार्लियामेंट क्लेम्स एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। 25th अमेंडमेंट के थ्रू इट curtails the citizens property rights and limits judicial review of the land acquisition, and 29th amendment के through it placed the Kerala Land Reforms Act in the 9th schedule of the constitution, attempting to shield them from court challenges completely. एंड इन्हीं अमेंडमेंट्स को सब्सिक्वेंटली केशवानंद भारती जी ने अपने केस में चैलेंज किया। प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज अमेंडमेंट्स वाज टू गिव टोटल लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ओवर द जुडिशरी, कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है बाय यूजिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन इवन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। बट जब केरला में केशवानंद भारती जी के मठ की प्रॉपर्टी को अक्वायर किया स्टेट ने, और केरला लैंड रिफॉर्म्स बिल या एक्ट जो 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। प्राइमरी क्वेश्चन केशवानंद भारती के केस में फिर बना क्या, दैट इज आर्टिकल 368, दैट इज द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ट्रूली अनलिमिटेड, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि द पार्लियामेंट्स डिमांड वाज फॉर एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी एंड द एबिलिटी टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एट विल। पार्लियामेंट का कहना यह था कि भाई हम आर्टिकल 368 को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, including rewriting the constitution in its entirety at their will as well. But on the other hand, it was about the right to or the protection of the fundamental rights of the citizen as well. So वो जो tug of war या tussle चल रहा था, it was between power and the protection and the judiciary's defense of the citizens' fundamental rights and the original spirit of the constitution. That became the central core of this case. अब फिर आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करें, तो जैसे गवर्नमेंट का कहना यह था कि पार्लियामेंट एक्चुअली शोज और रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम विल ऑफ द पीपल, एंड बिकॉज देयर आर नो इम्प्लाइड लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 368 में एक्चुअली किसी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं लिखा था, इट वाज ओनली अबाउट द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बाउ टू द लेजिस्लेचर एंड इट कैन बी एंटायरली रीरिटन। ये गवर्नमेंट का कहना था इस केस में। But the petitioners state, which included Kesavananda Bharati and one of the brilliant minds of our legal fraternity, were actually arguing this case. Petitioners का कहना ये था that the constitution has a core identity that precedes the parliament, and there cannot be unlimited amendment power because it equals to danger to democracy, and fundamental rights cannot be erased by the political majorities. Only because of the fact that you have a majority in the legislature, that will not give you an absolute power to do anything with the constitution and the fundamental rights of the people, ठीक है। ये प्राइमरी वहां पर हमारे इश्यूज बने इस केस के अंदर,
and these were the central arguments of the petitioners. ठीक है? Judgment की जब हम बात करते हैं ना, so the judgment came on April 24th, 1973. It was a historic 7-6 decision wherein the Supreme Court made it clear that the Parliament can amend any part of the Constitution, which meant that Parliament can even amend the fundamental rights. Parliament can even amend the fundamental rights. Just a second, guys. Just a second. Huh? Yeah, I'm so sorry. So let's continue. देखो. So Parliament ने इस केस में या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा that Parliament can amend any part of the Constitution. कुछ भी amend किया जा सकता है. It can even amend the fundamental rights, but it cannot destroy its basic structure. तो गोलकनाथ का वो जो जजमेंट था ना, गोलकनाथ के जजमेंट को तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न भी किया, because Parliament was given an absolute power to amend anything in the Constitution, including fundamental rights as well. But they stated that you cannot alter the basic structure of the Constitution. आप अपने अमेंडमेंट पावर को यूज करके आप इमेजिन करो कि डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप ले आई जाए, रूल ऑफ लॉ को हटा के रूल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट लेकर आ जाए, है ना? अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट करने पे स्टार्ट हो जाए, then what's the point of even having the constitution at the first place? Can we agree on this, guys? है ना? इस चीज को लेकर हम अग्री तो कर ही सकते हैं, राइट? राइट, ठीक है? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. अब इट इज एन इम्प्लाइड अनरिटन लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी क्लियर करी कि इवन दो इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ एन इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन द सेम. एंड यू कैन रेनोवेट द बिल्डिंग, that is you can amend the laws, you can repaint the walls, that is you can change the policies. Let's say this is the constitution of India, this is the entire building of the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिल्डिंग की आप रेनोवेशन कर दो, पॉलिसीज चेंज कर दो, आप बिल्डिंग की पेंट्स में दोबारा कुछ कलर चेंज कर दो, पेंटिंग कर दो, रीपेंट करते जाओ आप उसको. दिस इज अबाउट अमेंडिंग द लॉज. बट अगर आप फाउंडेशन ही हटा दोगे, अगर आप पिलर्स ही हटा दोगे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन हैविंग दिस स्ट्रक्चर एट द फर्स्ट प्लेस? And therefore, they said that you cannot tear down the foundation. That is, the edifice must remain standing. And that edifice of the Constitution of India is the basic structure. So, like the 5 pillars of the constitutional identity, which are recognized by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case, included rule of law, judicial review, democracy, federalism, secularism, and so on and so forth. ठीक है? And these fundamental features cannot be abrogated by any constitutional amendment as well. इसके बाद तो इसमें और चेंजेस आए, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी was later on recognized as the part of the basic structure of the constitution. And अगर आपको याद हो तो recent जो NJAC बिल था, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, या जो एनजेएसी एक्ट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसी बेसिस पे डिक्लेयर किया. एंड दिस लेगेसी ऑफ दिस शील्ड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वो कई बार यूटिलाइज हुई.
जैसे 1975 में इंदिरा गांधी केस, the parliament was basically trying to amend the constitution to place the prime minister's election beyond judicial review. But the court rejected this particular thing and struck it down and stated that the basic structure applied to preserve free and fair elections as well. Subsequently, Minerva Mills का में केस देखने के लिए मिला 1918 में, जब when the parliament was basically trying to give supremacy to part 4 entirely over the fundamental rights. But again, the Supreme Court struck this one down and they stated that the delicate constitutional balance was a part of the basic structure कि आप absolutely DPSPs को supremacy नहीं दे सकते over the fundamental rights. तो आज की डेट में अगर हम इस शील्ड की बात करें ना, तो that is one of the most important constitutional law judgment given by the Supreme Court of this country. बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो परहैप्स जो majority governments in the sense those governments which had an absolute majority in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, they would have done any XYZ thing with the Constitution of India. But वो चीज government नहीं कर पाई. They were bound by the constitutional principles because of this judgment only. And this judgment actually ensures that the Constitution remains a living yet protected document. भाई उन्होंने ये नहीं कहा केशवानंद भारती के जजमेंट में कि आप फंडामेंटल राइट्स को छू ही नहीं सकते. यू कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. आज भाई 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया ही गया ना, आर्टिकल 21A को बाद में ही ऐड किया गया ना. तो ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं किए गए. फंडामेंटल राइट आप राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच. And that is the relevance of 24th of April 1973 in our legal jurisprudence. So I hope the judgment is clear. अगर कोई डाउट हो तो you can let us know in the comment section. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए. सेशन अच्छा लगा हो तो do like the session as well. Rest, I'll see you soon and thank you so much everyone. Thank you so much guys. Thank you.